कैसे हैं दोस्तों? तो भाई आज हम फिर से हाजिर हैं सीपीसी का एक अगला टॉपिक लेकर के, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी कुछ बातों के बारे में इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूं। हमारे इस टॉपिक का नाम है डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। आपको याद होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन के टॉपिक में भी इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। आइए देखें अब इसका अगला पार्ट, जो कि इसे डिटेल में बताएगा। इन दोनों चीजों को डिटेल में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हम इसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों? डिक्री होल्डर, क्या करने वाले हैं? डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर, इन दोनों, इसकी पूरी की पूरी बातें हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल हमें बताएगा कि आखिरकार डिक्री होल्डर कौन है और जजमेंट डेटर कौन है। तो दोस्तों एग्जाम्पल में मान लीजिए ये है केस डिवोर्स का, ठीक है जी। डिवोर्स का ये केस, और हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल किया है। इनका एक चाइल्ड भी है, ठीक है जी। अब इस चाइल्ड को लेकर के सबसे पहली बात तो ये कि अब ये डिवोर्स के सारे प्रोसीजर चल रहे थे, सिविल कोर्ट में आ गए, प्रॉब्लम्स हुई, जो भी बताई, सारे के सारे केस में हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देने वाले हैं। और वो ये कि भाई प्लेंटिफ ये है, डिफेंडेंट ये है, ठीक है जी। और हस्बैंड ने जब वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल किया तो कोर्ट के सामने कुछ डिसीजन थे कि भाई इस चाइल्ड का क्या होगा, इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी। नंबर 1, कोर्ट को यह डिसीजन लेना था। और कस्टडी के साथ साथ फिर जो दूसरा पेरेंट है, राइट, उसे मिलने का मौका दिया जाएगा कि भाई आप अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन के साथ, हस्बैंड या वाइफ के पास उसे रहने दिया जाता है, तो जो दूसरी पार्टी है वो इस बच्चे से कब कब मिल सकते हैं, राइट। तो इससे ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग विद चाइल्ड, टाइम गैप, कितने टाइम के बाद मिल सकते हैं या कितने टाइम में कितनी बार मिल सकते हैं, ये सब बातें डिसाइड करने के लिए यहां पर एक क्वेश्चन आया। तो कोर्ट इन दोनों में से मान लीजिए किसी को भी एक को जिता देता है, सारी की सारी बातें सुनने के बाद जो सही है कोर्ट ने उसको जिता दिया। तो अगर मान लीजिए कि हस्बैंड जीत जाता है, हस्बैंड अगर जीत गया ये केस, तो उसे हम कहेंगे डिक्री होल्डर, क्योंकि कोर्ट ने इसे, इस केस को जिता दिया कि मिस्टर एच यानी मिस्टर हस्बैंड आप सही हैं और आपको ये इस बच्चे को रखने का राइट दिया जाता है और आप इनसे अलग भी रह सकते हैं। वाइफ और हस्बैंड को अलग भी कर दिया गया सारी बातें सुनने के बाद। और इस केस में जजमेंट डेटर बनी कौन? उसकी वाइफ, जजमेंट डेटर। तो डिक्री होल्डर कौन हुआ और जजमेंट डेटर कौन हुआ? आइए देखें। तो डिक्री होल्डर कौन है? पर्सन या पार्टी इन फेवर ऑफ हुम, क्या वर्ड्स कहे मैंने? इन फेवर ऑफ हुम द डिक्री इज पास्ड, द डिक्री इज पास्ड। या फिर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, और तो डेफिनेशन में जब डिक्री होल्डर की बात की गई तो उसे दो पार्ट से बांट दिया गया, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। और ये कौन है? इन फेवर, इन
favor of whom an order capable of being execution is made। यानी वो व्यक्ति जिसके फेवर में एक ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर दोस्तों क्या हो सकते हैं? ऑर्डर हो सकते हैं जो इन बिटवीन दिए गए, यानी अभी केस चल रहा है, मान लीजिए केस खत्म नहीं हुआ और उसी के दौरान कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये जो वाइफ है ये बच्चे से नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण रहे हो, उस केस के रीजंस रहे हो, या फिर कोर्ट ये कह दे कि भाई ठीक है, जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चे से मिल सकते हैं, या इस दौरान बच्चा इनके पास रहेगा। ये इस तरह के ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि अभी फाइनल डिक्री नहीं आई, लेकिन उससे पहले ही इन बिटवीन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास कर दिए। तो ऑर्डर जो है वो ऐसे इंजंक्शन लगाने वाले भी हो सकते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तुम, ठीक है कि नहीं, या कोर्ट ऐसे भी ऑर्डर दे सकता है कि ऐसा करोगे तुम। क्या बात समझ आई? तो ऑर्डर केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूशन जो लिखा गया है, इसका मतलब ये कि ये वो ऑर्डर है जो कि एग्जीक्यूट किए जाएंगे कोर्ट के कहने पर। तो अगर वो किसी व्यक्ति की फेवर में दे दिए गए, वो ऑर्डर किसी व्यक्ति की फेवर में दिया गया, तो वो व्यक्ति कहलाता है डिक्री होल्डर। ठीक बात है कि नहीं? या वो व्यक्ति जिसके लिए जिसकी फेवर में फाइनल डिग्री पास कर दी गई, वो भी कौन है? वो भी डिग्री होल्डर है। तो इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति या तो किसी के फेवर में डिग्री पास हो जाए या किसी के फेवर में एक ऑर्डर पास हो जाए विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूशन। एक और एग्जांपल दे देता हूं इसका। मान लीजिए कि कोर्ट ने प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी भी व्यक्ति को, अच्छा ये प्लेंटिफ जो है जरूरी नहीं यही डिग्री होल्डर होगा, ये प्लेंटिफ भी डिग्री होल्डर हो सकता है, ये वाइफ भी डिग्री होल्डर हो सकती है। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि इन दोनों में से जो भी केस जीतेगा वो डिग्री होल्डर है। प्लेंटिफ डिग्री होल्डर है मैंने ऐसा नहीं कहा, जो भी केस जीतेगा वो डिग्री होल्डर है, लेकिन मैंने इस एग्जांपल में इस हस्बैंड को डिग्री होल्डर बनाया है। क्या ये बात समझ आई नहीं? तो अगर इन बिटवीन ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने कि भाई मिस्टर एच पर कोई फाइन लगा दिया जाए, फाइन लगा दिया जाए तो भैया ये इसके अगेंस्ट हो गया, तो उस केस में जजमेंट डेटर हो गया। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी पर लगा दिया फाइन कि उस पर फाइन लगा दिया हमने, तो भैया ये कौन हो गया? डिग्री होल्डर हो गया। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो ऑर्डर जो हो सकते हैं वो कैसे होंगे? जो कि कोर्ट ने पास किए, वो ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट अपील भी नहीं हो सकती अनलेस और अनटिल ये कहीं लिखा हो। तो ऑर्डर की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? ऑर्डर इज अ फाइनल एक्सप्रेशन गिवन बाय अ कोर्ट ऑन द एडजुडिकेशन which is not a degree। डिग्री में भी तो यही बात थी कि भी फाइनल एक्सप्रेशन है, एडजुडिकेशन पर कोर्ट ने ये दिया है। ऑर्डर भी वही चीज है, उसने भी फाइनल डिस्कशन इसका फाइनल एक्सप्रेशन दिया है अपना, लेकिन वहां पर क्या है? वो डिग्री नहीं है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो जो वर्ड्स मैंने यहां पर आपको बताए ऑर्डर के, वो क्या है? इंटरमिटेंट यानी इंटरलॉक्यूटरी क्या हो सकते हैं? ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो जजमेंट डेटर इसके विपरीत कौन हो गया दोस्तों? जजमेंट डेटर बिल्कुल इसका ऑपोजिट, पर्सन या पार्टी। पर्सन अगेंस्ट हूम, यहां पर मैंने क्या वर्ड्स यूज कर लिए? अगेंस्ट हूम, फेवर में नहीं, अगेंस्ट हूम द डिक्री इज पास्ड। डिक्री इज पास्ड, तो जिसके लिए जिसके अगेंस्ट डिक्री पास कर दी वो कौन हो गया मेरे भाई? जजमेंट डेटर। और वही सेकेंड पार्ट इसका सेम, अगेंस्ट whom an order capable of execution is
मेड। क्या ये बात समझ आई? तो ये सेम चीज हो गई। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जो पार्टीज हैं, ये पार्टीज जो हैं ये तो साफ नजर आ रही हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड पार्टी है, प्लेंटिफ है, वाइफ डिफेंडेंट है। ठीक है कि नहीं? और इन दोनों में से कोई भी डिक्री होल्डर हो सकता है और कोई भी जजमेंट लेटर हो सकता है। इस एग्जांपल में मैंने इसे डिक्री होल्डर बना दिया, इसे जजमेंट लेटर बना दिया। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब केस फाइल किया जाता है तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसके साथ लंबी लोगों की लिस्ट होती है, क्योंकि वो उन सबके बिहाफ पर भी कर रहा है ऑर्डर पास, सॉरी केस फाइल कर रहा है। जैसे कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ। मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी ने एक पूरे के पूरे एरिया में सारा का सारा कूड़ा उठा के डाल दिया। ठीक है जी, लगातार वो डंप करते जा रहे म्युनिसिपैलिटी ने, और उस पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर पूरे के पूरे एरिया में बहुत सारे लोग बेचारे तंग हैं। तो उसमें एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और बाकी सारे लोगों के लंबी लिस्ट है नाम की, डिफेंडेंट्स की। तो उसको क्या लिखा जाएगा कि मिस्टर एक्स ने केस फाइल किया, डिफेंडेंट नहीं प्लेंटिफ, सॉरी। तो जो केस फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ हो गया, और प्लेंटिफ के साथ लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं कि भाई हम सब इस एमसीडी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाह रहे हैं जी, एमसी के अगेंस्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। अब वो क्या आ गया जी, मिस्टर एक्स ने तो केस फाइल किया एंड अदर्स लिखा गया, मिस्टर एक्स एंड अदर्स। हालांकि अदर्स के सबके नाम नहीं लिखे, लेकिन जो उस पूरी की पूरी लिस्ट में शामिल थे, मान लीजिए जो उस केस के फेवर में है कि भाई हमारा ये केस करो, और एमसी को बोलो, म्युनिसिपैलिटी को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलो कि आज के बाद वो यहां से यहां पर कूड़ा ना डाले। तो ऐसी पोजीशन में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स केस जीत जाते हैं, पूरी की पूरी उस सोसाइटी, पूरी की पूरी इस लोकेलिटी के अगेंस्ट के फेवर में वो केस आ जाता है, तो वो पूरा का पूरा मिस्टर एक्स एंड अदर्स कौन बन गए मेरे भाई? वो बन गए डिक्री होल्डर, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बन गई? जजमेंट डेटर। तो जो पूरे के पूरे अदर्स है, हालांकि उनके नाम नहीं लिखे, मान लो केस में उन सबके नाम नहीं लिखे, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे डिक्री होल्डर माने जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? तो केस फाइल किया एक व्यक्ति ने और बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर, तो ये समझ लीजिए वो जो बहुत सारे लोग हैं उन सबके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन वो सब क्या कहलाएंगे? डिक्री होल्डर। दो दे आर नॉट अ पार्टी टू सूट, दे आर नॉट अ पार्टी टू सूट, लेकिन वो सारे के सारे लोग उससे परेशान थे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो ऐसे केस में जितने भी उस एरिया के लोग हैं वो सारे के सारे डिक्री होल्डर माने जाएंगे, दो दे आर नॉट पार्टी टू सूट। क्या ये बात समझ आई? तो जब मैं डिक्री होल्डर की बात करता हूं, ये कौन हो गए? दे नीड नॉट बी पार्टी टू सूट। क्या वर्ड्स है मैंने? दे नीड नॉट बी पार्टी टू सूट, यानी अगर वो पार्टी नहीं भी हैं, बट उन सभी के फेवर में कोई ना कोई ऑर्डर पास हो गया है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? उन सभी के फेवर में कोई ऑर्डर पास हो गया, जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि इंजंक्शन लगाया जाता है तुम पर, वो भी परपेचुअल इंजंक्शन, कि आज के बाद तुम उस लोकेलिटी में सारा का सारा ये डंप, ये कूड़ा इकट्ठा नहीं करोगे। तो ऐसी पोजीशन में उस लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी के फेवर में वो ऑर्डर पास हुआ, ऑल्दो दे वर नॉट पार्टी टू द सूट, फिर भी वो कहलाएंगे क्या? डिक्री होल्डर। क्या ये बात समझ आई? यानी उनमें से आने वाले समय में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति और उठ खड़ा हुआ और केस फाइल कर देता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कि भाई यहां पर कूड़ा डाला जाएगा, तो कोर्ट कहेगा भाई तुम रुक जाओ, सेम मैटर पर, बिल्कुल सेम मैटर पर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली द मैटर ऑफ इशू इज द सेम। उस केस को पहले ही किसी व्यक्ति ने फाइल किया हुआ है, तो आपको वो केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोर्ट ऑलरेडी फैसला सुनाने वाली है या सुना चुकी है, तो दोबारा से आपको वो केस दायर करने की जरूरत नहीं है। इसका भी रूल आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा
जिसे हम रेस सब जुडिस या रेस जुडिकाटा बोलते हैं, राइट। वो सारी बातें बाद में बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो अदर्स थे, हम उनको कहा जाएगा भाई अगर ये व्यक्ति केस जीत गया तो ऐसे पर्टिकुलर केस में उसने पूरी लोकेलिटी, पूरी सोसाइटी के लिए काम किया है, तो वो सेम जो इस व्यक्ति को फायदा मिला, जो इस व्यक्ति को डिक्री मिली, समझ लीजिएगा पूरी की पूरी लोकेलिटी को मिल गई। इसीलिए वर्ड्स कहे जाते हैं दे नीड नॉट बी पार्टी टू सूट। अगर उनके फेवर में कोई ऑर्डर पास हो गया, दैट ऑर्डर विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूशन, तो समझ लीजिएगा कि वो भी डिक्री होल्डर माने जाएंगे। क्या ये बात समझ आई अच्छी तरह? तो हमने क्या कहा, डिक्री होल्डर इज अ पर्सन इन फेवर ऑफ whom the decree is passed or in favor of whom an order capable of being execution is made, and these people need not be party to suit. It is enough that one order capable of execution is being passed in their favor. एग्जाम्पल मैंने बता दिए। तो यहां पर एग्जाम्पल मैंने कौन सा छेड़ा? एग्जाम्पल बताया मैंने कि भाई एमसी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो पोर्शन है वो क्या करता जा रहा है जी, वो सारे के सारे लोग कूड़ा डालते जा रहे हैं, उस पर इंजंक्शन लगाया, पूरी की पूरी सोसाइटी के बिहाफ पर उस व्यक्ति ने केस फाइल किया था। तो ये था हमारा डिक्री होल्डर का केस। जजमेंट डेटर उसमें कौन हो गया? उस केस में जजमेंट डेटर हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जहां पर कोई व्यक्ति निकले जो कि जजमेंट डेटर हुआ और वो एक्सपायर हो जाता है, क्या हो गया? वो एक्सपायर हो गया। तो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि ए ने बी को बहुत मारा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसके लिए, जो नेक्स्ट लाइन बताने वाला हूं उसके लिए। ए ने बी को बहुत मारा, ए बीट्स बी, और बी को बहुत ज्यादा इंजरी हुई, ठीक है कि नहीं? कोर्ट में केस दायर किया गया, बी ने केस दायर किया प्लेंटिफ, ठीक है जी। ए हो गया डिफेंडेंट, कोर्ट ने ए के अगेंस्ट केस दायर कर दिया, ये कौन हो गया? जजमेंट डेटर, सॉरी ए के अगेंस्ट फैसला सुना दिया, ये हो गया जजमेंट डेटर। मिस्टर ए कौन हो गया? यहां पर जजमेंट डेटर हो गया। अब जैसे ही इसके खिलाफ कंपनसेशन का केस दायर हुआ कि भी तुम कंपनसेट करोगे, इतना पैसा दोगे, ए की डेथ हो गई। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब क्या हो जाता है? ए की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ। अब सवाल यह आता है कि ए का बेटा सी है जो कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या यही जो कंपनसेशन ए से लेना था उसके लिए क्या सी जिम्मेदार होगा? क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जजमेंट डेटर को जजमेंट डेटर माना जाए या ना माना जाए? सवाल ये है। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, जजमेंट डेटर की डेफिनेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या वर्ड्स बोले मैंने? ये एग्जांपल मैंने आपको एक अलग एग्जांपल दे दिया है इस लाइन को समझाने के लिए, राइट? क्या कहा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जजमेंट डेटर, जेडी लिख देता हूं, इज नॉट ट्रीटेड एज जजमेंट डेटर, यानी हम उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जजमेंट डेटर दोस्तों नहीं मानते। जैसे कि यहां पर मैंने बताया, सी कौन है? एज सन। मैं उसे क्या नहीं कह सकता कि भैया तुम जजमेंट डेटर हो, ये बात मैं नहीं कह सकता। तो जजमेंट डेटर में और डिक्री होल्डर में मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई। जजमेंट डेटर के अंदर क्या? अगेंस्ट whom the decree is being passed, or the person against whom an order capable of execution is being made, but it does not include legal representative of the judgment debtor. तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से बातें क्लियर है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एग्जांपल और सोसाइटी के साथ, और फिर ए ने बी को मारा और ए एक्सपायर हो गया तो उसका बेटा जजमेंट डेटर नहीं माना जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा दोस्तों खत्म होता है, डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। और हम मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।